अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिंध टेलीविज़न न्यूज़ पारां बजट जी हिन ख़ुसूसी प्रोग्राम में मां मुंहिंजो मेज़बान फ़याज़ नाइच। नाज़रीन, बजट 2015-2016 जीअं जीअं वेझो ईंदो थो वञे 5 तारीख़ ते जेको आहे उहो इजलास छॾायो आहे। वफ़ाक़ी बजट जे हवाले सां सूबनि जे बजटनि जो अञा ताईं ऐलान थियणो आहे, पर बहरहाल जेका ओवरऑल मईशत जी सूरत हाल आहे उन हवाले सां प्रोग्रामनि जो सिलसिलो जारी आहे। असांजी हिन स्पेशल पंहिंजो हिन स्लॉट जे अंदरि ऐं अॼु असां जंहिं पंहिंजो मौज़ू ते ॻाल्हाइणु चाहियूं था उहो यकीनी तौर ते पाकिस्तान जे मईशत जो इंतहाई अहम जेको आहे उहो कंपोनेंट आहे ऐं उहो आहे टेक्सटाइल जो। टेक्सटाइल छाकाणि त पाकिस्तान दुनिया जो चोथों वॾो जेको आहे कॉटन प्रोड्यूसिंग कंट्री सम्झो वञे थो ऐं टियों उहो मुल्क आहे जेको कॉटन कंज़्यूमर जेको सम्झो वञे थो, जिते कॉटन वधि में वधि कंज़्यूम कई वञे थी। वॾी ॻाल्हि इहा त पाकिस्तान जो एक्सपोर्ट जेको आहे उनजो 54% जेको आहे उहो टेक्सटाइल सां रिलेटेड जेके आहिनि उहा टेक्सटाइल जेका टोटल इंडस्ट्री आहे उहा पाकिस्तान जी GDP जो 8% जेको आहे उहो कंट्रीब्यूट करे थी। ऐं वॾी ॻाल्हि इहा आहे त पाकिस्तान जे अंदरि जेको इंडस्ट्रियल लेबर आहे यानी सनती मज़दूर आहे उनजो 40% जेको आहे उहो टेक्सटाइल इंडस्ट्री जेको आहे उहो उन सां लाॻापियल आहे। ईअं ई पाकिस्तान जे अंदरि जेको बैंकिंग सेक्टर आहे उनजो क्रेडिट जेको इंडस्ट्रियल पंहिंजो उनखे अचे थो, इंडस्ट्रीज़ खे जेको क्रेडिट वञे थो उनजो 40% भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री खे मिले थो। पर बदकिस्मती सां दुनिया जे अंदरि जेको पूरो टेक्सटाइल जो ट्रेड थिए थो पाकिस्तान उनजो 2% या 2.5% खां मथे जेको आहे कंट्रीब्यूटर न आहे। छो न आहे, छा मसइला आहिनि, उन बाबति गुफ़्तगू कंदासूं। अॼोके प्रोग्राम में असांखे जॉइन कयो आहे अॻूणे पंहिंजो वफ़ाक़ी वज़ीर आज़म जे अॻूणे टेक्सटाइल बाबति मुशीर ऐं मुल्क जे नामियारे सनतकार ऐं इक़्तिसादी माहिर डॉक्टर मिर्ज़ा इख़्तियार बेग साहब खे असां पंहिंजे प्रोग्राम में भली कार चऊं था। पर हिन सॼे टेक्सटाइल सेक्टर ते गुफ़्तगू करण खां पहिरियों मां चाहींदुसि त जेका मॉनेटरी पॉलिसी 2015 जी आई आहे स्टेट बैंक जी, मां उन ते उनजा थोरा व्यूज़ वठां ऐं पोइ मोटे अची हिन टेक्सटाइल जे मौज़ू ते असां गुफ़्तगू कयूं। डॉक्टर साहब, वेलकम टू शो, आपने की बड़ी मेहरबानी। मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से मैं आपका टेक लेना चाहता हूं कि आपका क्या आप उसको किस तरह देखते हैं? देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी जो मालियाती पॉलिसी जिसको कहते हैं, चौथे बार कंसेक्टिवली उन्होंने डिस्काउंट रेट कम किया है और इस बार 1% 100 बेसिस पॉइंट इकट्ठा उन्होंने कम किया है और डिस्काउंट रेट अब 8% से 7% हो गया है। ये डिस्काउंट रेट की वजह से बैंकों के लैंडिंग रेट भी फिर कम हो जाएंगे और माली लागत सनतकारों की, सरमायाकारों की कम होगी। बल्कि मैं यहाँ तक कहूँगा कि मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ गवर्नर स्टेट बैंक को कि मालियाती पॉलिसी जो 7% पे हमारी आई है डिस्काउंट रेट, वो इंडिया से भी आधे % कम है और श्रीलंका का भी 7.5 है, उससे भी आधे % कम है। तो यानी इंडिया और श्रीलंका से हम नीचे आ गए। अब इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि अब हम हाई ग्रोथ पे जाएं। GDP ग्रोथ हमें जो 3 या 4% हम हासिल कर रहे हैं उससे निकल के हम 6 या 7% की GDP ग्रोथ को टारगेट करें, क्योंकि अब हमारी लैंडिंग रेट बैंकों के जो माली लागत है वो कम हो जाएगी, लैंडिंग रेट जो है वो कम हो जाएंगी। लेकिन ये देखने में आया है कि जब आप हाई GDP ग्रोथ में जाते हैं तो आपकी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो बढ़ने रही। एक्सपोर्ट्स वही 13 बिलियन के आसपास पिछले कई सालों से स्टैग्नेंट हो गई हैं, जमूत का शिकार है। अब सवाल यह है कि क्यों? हमने पिछले साल GSP प्लस भी हासिल कर लिया यूरोपियन यूनियन से, यानी 27 यूरोपियन कंट्री को बग़ैर ड्यूटी एक्सपोर्ट करने के मराहत आपको मिल गई। उसमें मैंने बहुत काम किया था जब मैं एडवाइज़र था। फिर आपने ये देखा कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी बेहतर हो रही है, एनर्जी की भी सिचुएशन पहले से अब बेहतर है। पहले 5-5 दिन पंजाब में इंडस्ट्रीज़ बंद होती थी, अब ऐसा नहीं है। सनतकारों ने अपना भी मुतबादिल एनर्जी का सोर्स तलाश किए हैं, प्लस हुकूमत की भी जो तरजीहात थी उसकी वजह से एनर्जी का बुरान कुछ बेहतर हुआ है। तो ये सब चीज़ों के बावजूद अगर आपकी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रही है तो आपके मायने सिर्फ एक ही हैं कि आप अनकम्पिटिटिव हैं, आप गैर मुकाबलती हैं। आप इंटरनेशनल मार्केट में आपकी जो कीमतें हैं वो बायर को अट्रैक्ट नहीं कर रही हैं। हालांकि वहाँ पे यूरोपियन यूनियन में ड्यूटी ज़ीरो हो गई है आपकी GSP प्लस मराहत मिलने के बाद।
तो हमें अब चाहिए किसी भी तरह से कि हम अपनी माली लागत को, पैदावारी लागत को कंट्रोल करें। आखिरी बात, लेकिन उसके बरक्स हम देखते हैं कि हुकूमत ने GIDC लगा दिया है, गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सरचार्ज, और वो गैस की कीमतों में, नरखों में लगाने के साथ साथ 2011 से लगा दिया है। सिंध में सबसे ज़्यादा मुतासिर होंगी सनतें, क्योंकि ज़्यादा गैस सिंध में इस्तेमाल की जाती है और हमारे सनती इदारे जो हैं, जो सनती यूनिट्स जो हैं वो सिंध में है। तो एक तो आपकी वो बढ़ गई GIDC की, और एरियर्स 2011 से हैं, तो हर सुई SHGC कंपनी जो है इसमें बिलों में आपके एरियर्स लगाएगी। 10 करोड़ 5 करोड़ कहाँ से देंगे आप? इंडस्ट्री, आपका डिस्कनेक्शन होगा, अब इंडस्ट्री बंद होगी। तो मेरा हुकूमत से पहली रिक्वेस्ट है कि खुदारा ऐसी कोई पेनी वाइज पाउंड फ्लिश काम ना करें कि इस वक्त हालात अच्छे हैं, हमारी रेटिंग भी बेहतरी हुई है, हमारे रेट्स भी कम हुए हैं डिस्काउंट के, एनर्जी की सूरत भी बेहतर हुई है, लॉ एंड ऑर्डर की पहले से मुकाबले में बेहतर है। तो अब हमें ऐसा कोई सेटबैक ना कर दें कोई चीज़ लगा के जिससे सब चीज़ों पे पानी पड़ जाए। यूटिलिटी नायब साहब कभी भी रेवेन्यू हासिल करने का ज़रिया नहीं होती। यूटिलिटीज़ कैन नेवर बी सोर्स फॉर कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू। यूटिलिटीज़ तो आपको एक एनर्जी है जो पहिया चलाने के लिए इस्तेमाल होती है, उसको सोर्स बनाना रेवेन्यू का मैं समझता हूँ एक बहुत गलत अप्रोच है। अच्छा, ये जो जिस तरह आपने कहा कि स्टेगनेंट हो गई है हमारी सूरत हाल, और ख़ास तौर पर हमारे एक्सपोर्ट्स जो हैं, और जब ज़ाहिर एक्सपोर्ट की बात आती है तो टेक्सटाइल की बात आती है, क्योंकि टेक्सटाइल जो है वो मोर देन 50% ऑफ द एक्सपोर्ट्स वो कंट्रीब्यूट करता है। जो अभी जो अपना गवर्नमेंट ने जो अपना टेक्सटाइल पॉलिसी दी है, उसमें वाज़ेह लिख दिया गया है कि एक डिकेड से लेकर पाकिस्तान की जो अपना टेक्सटाइल है वो स्टेगनेंट पोजीशन में आ गई है। क्या वजह है? आप टेक्सटाइल की मिनिस्ट्री भी आपके पास रही है, और माशाल्लाह आप उससे पहले टेक्सटाइल के आप बहुत बड़े वो भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं। तो ये क्या? देखिए, मैंने टेक्सटाइल की पॉलिसी 2009 जो ऐलान की थी, उस पर हमने तमाम स्टेक होल्डर से, मैंने फैसलाबाद भी, कराची भी, लाहौर भी, एक एक जगह मिल के हमने वो पॉलिसी बनाई, और आपको सुन के बड़ी खुशी होगी कि हमारी टेक्सटाइल पॉलिसी को दुनिया में सराहा गया। इंडिया की सबसे ज़्यादा उन्होंने हमारी चीज़ें उसमें से चुराई हैं, कॉपी की हैं। एक हमारा टफ था टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड, वो उन्होंने अपने उसको इंट्रोड्यूस कराया। तो ये बहुत अच्छी पॉलिसी थी हमने जो इंट्रोड्यूस कराई थी। इस साल वो जब ख़त्म हो गई जून में, तो आपने नई पॉलिसी, पिछले साल 2014 में ख़त्म हो गई, तो 2014 से 2019 तक नई टेक्सटाइल पॉलिसी आई। टेक्सटाइल पॉलिसी के वो नताइज क्यों नहीं मिल सके और क्यों नहीं मिल रहे, एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। हमने टेक्सटाइल पॉलिसी में जो मराहत दी थी, जो इंसेंटिव्स दिए थे, जो लोगों को रग़बात दी थी, उसके लिए फंड्स हमने कहते इसके लिए इतने चाहिए, ओपनिंग अप मार्केटिंग ऑफिसेज अब्रॉड, बाइंग फ्रेंचाइज, बाइंग ब्रांड्स, टफ टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड्स कि आप मशीनें जो मंगाएंगे 5% मार्कअप आप जो बैंक को देंगे वो हम हुकूमत दे देगी। बाहर अगर बायर नहीं आ रहे तो आप अपने ऑफिसेज बाहर खोलें, हम आधे 50% स्टाफ का, 50% रेंट का आपको हम आधा किराया देंगे। ये सब स्कीमें थी जिसके बड़े अच्छे नताइज हुए, लेकिन 1 या 1.5 साल के बाद मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने वो फंड्स देने बंद कर दिए जो उस टेक्सटाइल पॉलिसी में हमने एलोकेट कराए थे। लिहाजा वो स्कीमें, वो मराहत जिसको दुनिया ने कॉपी किया, वो हमारे यहाँ फेल हो गई, नहीं चल सकी। क्योंकि मुझे लोग फ़ोन करते कि जी मार्केटिंग ऑफिसेज हमने तुर्की में खोला है, हमने न्यूयॉर्क में खोला है, हमने लंदन में खोला है, अब लीज हम रिन्यू कराएं कि नहीं कराएं दूसरे साल की, आप पैसे हमें आधे देंगे कि नहीं देंगे। और हुकूमत की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने फंड्स रोके हुए थे, लिहाजा लोगों ने फिर ऑफिस बंद करें। क्यों? मतलब उस वक्त आपकी हुकूमत थी, आपकी पार्टी की हुकूमत थी। देखिए, अब मैंने एक चीज़ मैं कहता हूँ हर इंटरव्यू में कि आप जब भी टेक्सटाइल पॉलिसी में इंसेंटिव्स दें, हर साल वित्त में फंड बजट में ऐलान हो, क्योंकि अगर फंड्स बजट में ऐलान हो जाते हैं और एलोकेट हो जाते हैं और मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल को दे दिए जाते हैं, तो फिर वो स्टेट बैंक को जहाँ जहाँ भी ज़रूरत होती है वक्त पर रिलीज हो जाते हैं। लेकिन अगर फंड्स बजट में एलोकेट नहीं हो, सिर्फ पॉलिसी में ऐलान हो गया,
तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस पर होता है दे या ना दे, एक बात। तो उन फंड्स को वक्त पे इजरा जो है वो पॉलिसी को कामयाब लेकिन 5 बनाता साल है। थे ना, एक मरतबा नहीं हुआ, एक साल में नहीं हुआ, तो दूसरी मरतबा तो जाहिर है वो बजट एलोकेशन होनी चाहिए थे ना। देखिए 11 में आपने पॉलिसी दी, हमारे यहाँ 2.5 से 2 साल चलिए ठीक है। फंड्स मिलते रहे, उसके बाद सैलाब और अर्थक्वेक और इसमें और उसमें फंड्स खत्म हो गए थे। अब हमने उनसे ये कहा है लेकिन कि ये आप जो इस वक्त जो इस पॉलिसी साल बजट में एलोकेट करें जो भी इंसेंटिव्स आपने दिए टेक्सटाइल पॉलिसी में। टेक्सटाइल पॉलिसी में आपने कहा जी 25 अरब की हम टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट कर लेंगे 5 सालों में। अब 5 साल में 25 अरब को करने के लिए उन्होंने मुख्तलिफ रागबात दिए, इंसेंटिव्स दिए, और उन इंसेंटिव्स की एक कॉस्ट है। लेकिन अगर वो कॉस्ट बजट में नहीं आप एलोकेट करेंगे तो लेकिन फिर डॉक्टर दोबारा वो साहब, नहीं ये होगा। जो अभी पॉलिसी आई है उसमें आपकी नज़र से गुजरी है, उसमें बिल्कुल वाज़े तौर पर लिख दिया गया है कि 2002 से 2007 तक जो थे वो $5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट हुई इस सेक्टर के अंदर, बेसिक और वैल्यू एडेड अपना सेक्टर्स जी हाँ। लेकिन उसके बाद वो डिक्रीज़ हो गई, यानी जब आपकी हुकूमत आई तो ये पॉलिसी कहती है उसके बाद डिक्रीज़ हो गई, और उस वक्त से लेकर अब तक जो है वो डिक्रीज़ का शिकार है। ये कहती है ये अपना आप इसको चैलेंज करते हैं, आपके ख्याल में ये गलत बात है? नहीं, देखिए हमारे टेक्सटाइल में नई सरमाकारी रुक गई, ये बात बिल्कुल सही है। और नए सरमाकारी रुकने की एक ही वजह है, वो एनर्जी का बुरहान है। एनर्जी का बुरहान पंजाब में शदीद तरीन है। तो 5-5 दिन इंडस्ट्री हफ्ते में बंद रहेगी तो कौन सनत लगाएगा और कौन नहीं डिफ़ॉल्ट होगा बैंकों का जो कर्जे और उस पर आपने जो माकअप देना है। मैं ये समझता हूँ अब बड़ा अच्छा मौका है कि जीएसपी प्लस भी मिला है, एनर्जी की सिचुएशन भी पहले से बेहतर है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी बेहतरी की तरफ है, मार्कअप रेट भी बैंकों के कम हुए हैं। इस वक्त आप लेवल प्लेइंग फील्ड अगर आप अपने टेक्सटाइल के एक्सपोर्टर्स को और मैन्युफैक्चरर्स को देते हैं तो हमारी टेक्सटाइल में क्वांटम जंप आ सकता है। लेकिन अगर आपने इस वक्त जीआईडीसी जैसी जो पाक ईरान गैस पाइपलाइन के मंसूबे के लिए सेस एक है जो मंसूबा ही अभी अल्तबा का शिकार है, वो वसूल कर रहे हैं, वो 2011 से वसूल कर रहे हैं, तो वो इंडस्ट्री एक वक्फा लेते हैं और वक्फे के नहीं बाद चल आके, पाएगी। मैं चाहूँगा कि इस टेक्सटाइल के हवाले से बात को आगे बढ़ाएं क्योंकि बहुत अहम सेक्टर है पाकिस्तान की इंडस्ट्री का, जिस तरह इंट्रो मैंने बताया था। नाज़रीन, वक्फा उठा वक्फे का मोटी जी गुफ्तगू करते हुए कर रहे थे। वेलकम बैक नाज़रीन, अचत प्रोग्राम जिस सिलसिले के अॻिते वधायूं गुफ्तगू कयूं था टेक्सटाइल जे हवाले सां ऐं असां सां मुल्क जा नामियार सनतकार इक़्तिसादी माहिर ऐं वज़ीर आज़म पाकिस्तान जे अॻूणी हुकूमत में वज़ीर आज़म पाकिस्तान जा टेक्सटाइल बाबति सलाहकार डॉक्टर मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब गॾु आहिनि। अचो त गुफ्तगू को अॻिते वधायूं। जी डॉक्टर साहब, बात कर रहे थे टेक्सटाइल के हवाले से, और जिस तरह आपने कहा कि आपके जो दौर था 5 साल हुकूमत का उसमें टेक्सटाइल के अंदर इन्वेस्टमेंट कम हो गई, बल्कि अब भी यही हाल। ठीक है ना। लेकिन मुझे जो सबसे अहम जो मामला लगता है वो ज़ाहिर है इससे पहले उससे आगे हुकूमतों के उससे चक्कर से निकल के जो ओवरऑल मैं देखता हूँ ट्रेंड कि जब से हम कोटा रिजीम से निकले हैं हाँ। तब से लेकर अब तक हमारी टेक्सटाइल संभल नहीं पा रही, और फिर जो जिनके पास कॉटन नहीं हो पैदा होती हमसे यान लेके बांग्लादेश जैसे ममालिक वो कॉम्पिटिटिव उसमें चले गए। अब जब हम जीपीएस प्लस का अपना वो भी स्टेटस हमें मिल गया है, उसके बावजूद भी हम वो उस कॉम्पिटिटिव फेज में क्यों नहीं आए? ये हमारी कॉम्पिटिटिवनेस मुकाबलती हरीफों के मुकाबले में हम महंगे हैं। बांग्लादेश में हमसे वेजेस 50% है, आधी उजरतें हमसे 50% है, गैस भी हमसे गैस के चार्जेस आधी से भी कम है। ये आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को बिल्कुल नीचे ले आता है। हिंदुस्तान भी हमसे आगे चला गया। सही है ना। अच्छा देखिए, हमारा जो मेन ना, ये कॉम्पिटिटर है वो बांग्लादेश है। एक बांग्लादेश की टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट $25 अरब हो गई है, जबकि हमारी टोटल एक्सपोर्ट $25 अरब की। जबकि बांग्लादेश यान भी हमसे लेता था, डेनिम फैब्रिक भी हमसे लेता है, पहले तो कॉटन भी मंगाता था, स्पिनिंग मिल उन्होंने कुछ खोले, अब आस्ते आस्ते वो फैब्रिक के मिल उनके आ रहे हैं।
तो मेरा मतलब यह है कि उन्होंने अपनी पैदावारी लागत को कंट्रोल रखा है, हमने अपनी पैदावारी लागत को, जैसे अब जीआईडीसी को एक रेवेन्यू हासिल करने का सोर्स उन्होंने बना दिया है, भले चीज़ें गैर मुकाबलती हो जाएं। ये है पेनी वाइज पाउंड फुलिश अप्रोच। हमें अपनी पैदावारी लागत को इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से चलना होगा। आप अकेले नहीं हैं मार्केट में देने वाले, मार्केट में दूसरे प्लेयर्स भी हैं और ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन उनके आपसे बेहतर है, उनके एनर्जी की सिचुएशन आपसे बेहतर है, तो ऑर्डर प्लेस करने वाले का कॉन्फिडेंस आपके मुकाबले में वहाँ ज़्यादा होता है कि भाई वहाँ तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेहतर है और वहाँ पे एनर्जी का भी इशू नहीं है, हमें वक्त पे चीज़ें मिल जाएंगी। लिहाजा ये बड़ा ज़रूरी है कि आप अपनी अशिया की जो लागत है वो मुकाबलती रखें, वो कम्पिटिटिव उसको रखें। देखें डॉक्टर साहब, एक तो आपको भी पता है कि आप ज़ाहिर है चैम्बर और एफपीसीसीआई के उन फोरम्स में बहुत ही सीनियर पोजीशंस पे रहे हैं। बाकी जो सनतकार आपके भाई हैं उनकी एक क्रिटिसिज्म रही है कि टेक्सटाइल सेक्टर जो है वो पाकिस्तान का लाडला सेक्टर रहा है, सब्सिडीज़ भी उनको दी जाती हैं। आपको याद होगा कि वो खातून जो स्टेट बैंक की गवर्नर थी उसने तो कह दिया था कि ये जो है सब्सिडीज़ ले लेके ये इनएफिशिएंट जो उसने सेक्टर कहा था कि जो सब्सिडीज़ लेके खा जाता है और वो करता है। टेक्सटाइल सेक्टर को पाकिस्तान के अंदर उसको सपोर्ट भी तो अपना मिली है, बाकी इंडस्ट्रीज़ तो बिल्कुल वो कहते हैं कि हमारी मालकी नहीं हुई। टेक्सटाइल सेक्टर की तो मालकी रही है अपना इस रियासत। टेक्सटाइल सेक्टर कमाल पूत रहा है, 54% आपकी एक्सपोर्ट में उसका कंट्रीब्यूशन है, 38% जॉब्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है, 8 से 9% जीडीपी में इसका हिस्सा है। ये सब बातें उसकी अहमियत को उजागर करती हैं कि इज़ द सिंगल लार्जेस्ट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, वी कैन नॉट अफोर्ड टेक्सटाइल सेक्टर टू गो रॉन्ग, क्योंकि आपकी इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी। आपके 13 मिलियन बेल ये खपत मुल्क में पूरी की पूरी टेक्सटाइल सेक्टर कर लेता है जो पैदा होती है। इस साल तो माशाल्लाह 15 मिलियन बेल हुई हैं। तो हर मुल्क का एक प्रायोरिटी सेक्टर होता है, एक ब्लू वाइट ये तो एग्रीकल्चर का हुआ ना, बेल का होना एग्रीकल्चर सेक्टर, उसके बाद पैदा होती हैं वो कंज्यूम ये करता है। तो वैल्यू एडिशन नहीं है ना, जो क्रिटिसिज्म है कि वैल्यू एडिशन नहीं है, क्योंकि वैल्यू एडिशन अब आप यार्न की सतह पे यानी दूसरी सतह पे या तीसरी सतह पे उसको ले आके उसको आप एक्सपोर्ट कर देते हैं। अगर उसको आप फाइनल अपना उसमें फैब्रिक के अंदर ले आएँ, जिस तरह आप इस वक्त माशाल्लाह ज़बरदस्त सूट को पहने हुए हैं, इस फॉर्म में आके अगर आप बेचना शुरू कर दें, जिस तरह आप बांग्लादेश की बात कर रहे हैं या दूसरे जो ममालिक जो अभी हमसे आगे बढ़ रहे हैं, वो वैल्यू एडेड गुड्स में जा रहे हैं ना, वैल्यू एडिशन में नहीं जाते। हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री का एक कंपोजिशन है और जो 1947 से पहली टेक्सटाइल मिल वली का टेक्सटाइल का इफ्तिताह बाबा कौम क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था साइट के इलाके में, जहाँ का मैं चेयरमैन हूँ। वहाँ से ये सफ़र चला, हमने स्पिनिंग में महारत हासिल की। हमारा जापानी जितने ट्रेडिंग हाउसेज हैं, तोए मंका, मित्सुबिशी, मारुबिनी, ये सब यान हमारा ले लेते थे। हम बेच के खुश रहते थे क्योंकि हम कॉटन अपने ग्रोवर से बचारों से सस्ती लेते थे, 25% 30%, लिहाजा हम सस्ता यान बना के भेज देते थे और प्रॉफिट हो जाता था। फिर वो वक्त भी आया जब हमारे टंडोला यार के ग्रोवर ने कहा कि मियाँ साहब अभी नहीं देंगे, हम 6:30 बजे आपको प्राइस देंगे जब न्यूयॉर्क खुलेगा। और फिर ये वक्त आया कि न्यूयॉर्क की प्राइस और बावलपुर की प्राइस में मैचिंग करके फिर वो कीमतें दी जाती थी। अब हमें कॉटन अब हम इंटरनेशनल प्राइस पे ले रहे हैं, अब हमें 20-25% का वो एडवांटेज सस्ते रॉ मटेरियल का नहीं रहा। अब हमारे लोग वैल्यू एडिशन पे जा रहे हैं क्योंकि अब सिर्फ यान बना के प्रॉफिट करना इतना आसान नहीं रहा। लिहाजा आपने देखा है कि अब फैब्रिक के, डेनिम के, गारमेंट्स में, वैल्यू एडिशन में, होजरी में, टॉवल्स में, होम टेक्सटाइल में, लेकिन हमारा आप कह रहे हैं ना कि वो तो हमारा $13 अरब पे रुक गया है ना आके कांटा। जी हाँ, अगर हम वैल्यू एडिशन में जा रहे हैं तो $13 अरब से ग्रेजुअल, इसे ग्रेजुअल मुशर्रफ की दौर में जो $5 बिलियन की जो आपने जिक्र किया हुआ था, वो उसमें से 3.8 बिलियन स्पिनिंग में गया है।
क्योंकि स्पिनिंग की हमारे यहाँ एक बड़ी अच्छी एक्सपर्टीज़ है और आगे यान खरीदने वाले हैं। चाइना वॉज द बिगेस्ट बायर ऑफ पाकिस्तानी यान। इंडिया भी हमारा यान जो कोर्स काउंट का वो ले रहा है, जो क्योंकि हमारी कॉटन जो है वो शॉर्ट स्टेपल स्ट्रॉन्ग फाइबर के लिए कोर्स काउंट के लिए बेस्ट है जो दुनिया में। तो नीशेस होती हैं, हम कोर्स काउंट यान और उसके प्रोडक्ट में हमारी इजारादारी है। इंडिया की लॉन्गर स्टेपल फाइन काउंट यान और उसके प्रोडक्ट में उसकी इजारादारी है। और ऐसी चीज़ें चलती हैं जो हम अपने जो हमारे बायर हैं कोर्स काउंट के, हमें कोई बीट नहीं कर सकता दुनिया में। लेकिन फाइन काउंट के लिए ना तो हमारे यहाँ वो कॉटन पैदा होती है लंबे स्टेपल वाली जो हम पूमा कॉटन इंपोर्ट करते हैं या इजिप्ट से इंपोर्ट करते हैं या इंडिया से करते हैं, और ना हमारी मशीनों की मैकेनिज्म फाइन काउंट यान हमारे का है। इस कॉटन की यान जब वो ले रहे होते हैं, बांग्लादेश ले रहा होता है, जिस तरह आपने कहा चाइना ले रहा होता है या अपना हिंदुस्तान ले रहा होता है, वही कॉटन हमारी उसका बनाया हुआ यान जब वो ले रहे होते हैं तो वो उससे इस तरह की चीज़ें बनाते हैं कि वो उसकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री आगे जा रही होती है। देखिए दूसरे ममालिक यानी देखे ना एक अजीब और Value गरीब, देखे addition। ना डॉक्टर साहब, दो बहुत ही मतलब स्टेटिक्स जो है वो बहुत ही ऐसा समझें कि मैचलेस है, मैचिंग नहीं हो रही कि दुनिया का चौथा कॉटन प्रोड्यूसर कंट्री और तीसरा कंज्यूमर, सबसे ज्यादा कंज्यूम करने वाला, कंज्यूम करते हैं। ठीक है ना। उसके बाद भी दुनिया के अंदर जो टेक्सटाइल का ट्रेड है उसमें हम 3% भी नहीं है, 2% भी नहीं, नहीं है लेकिन दुनिया की ट्रेड से अगर कंपेयर करेंगे टेक्सटाइल की, तो हाँ टेक्सटाइल की, तो आप क्या समझते हैं बांग्लादेश का कितना है? वो भी 4% से ज्यादा नहीं होगा। मतलब वो तो इंडिया हो ना, का देख वो लें। तो हो तो कोई कहने मसला का मेरा मकसद ये ना सोचे आप कि 30% दुनिया की ट्रेड में आपका हिस्सा बन जाएगा, कभी भी नहीं बन सकता। क्यों नहीं बनता? वही तो देखिए, सवाल है, मैं आपसे समझना बात चाहता कर रहा हूँ क्यों नहीं बनता। मैं आपको बता हाँ। रहा हूँ कि दुनिया की जो टेक्सटाइल ट्रेड है वो इतना बड़ा हजम है, ट्रिलियन में, खरबों में डॉलर में है। उसका जो आप हिस्सा अगर 4 हिस्सा 5% आप बना रहे हैं तो ये आपका एक हिस्सा आपके नहीं, हम क्यों नहीं बन सकते, ये मेरा सवाल है। और मैं वक्फा लेता हूँ, वक्फे इसलिए हाँ। कि सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, चाइना इज द मेजर प्लेयर। ठीक है, चाइना इज मोर कॉम्पिटिटिव देन अस। चाइना का इकोनॉमी ऑफ स्केल जो है वो हमसे बहुत बेहतर है, उससे भले हो जब हमारे पास कॉटन है दुनिया का चौथा नंबर, चाइना में हमसे ज्यादा कॉटन। चलो पहला नंबर कॉटन अगर चाइना के पास है तो पहला नंबर हो जाए जी, हमारा अमेरिका चौथा में नंबर होती है। है पहले नंबर पे, फिर चाइना में होती है, फिर इंडिया में होती है, फिर पाकिस्तान। ठीक है। और पाकिस्तान में बदनसीबी कि हम आज भी 13, 14 या 15 मिलियन बेल बना रहे हैं। इंडिया में 4 साल पहले 18 मिलियन बेल थी, बीटी कॉटन लगाई, आज 36 मिलियन बेल इंडिया में पैदा हो रही है। उसकी यील्ड पर एकड़ जो है इतनी ज्यादा। ये आपका बड़ा पुराना पॉइंट ऑफ व्यू रहा है बीटी कॉटन के हवाले से, मैं उस पर भी आपसे बात करना चाहूँगा। और उसके बाद जो आपने कही है बात एक इम्पॉर्टेंट कि इस एक्सपर्टीज़ का मसला है, हमारे पास जो एक्सपर्टीज़ है वो स्पिनिंग की हद तक है, आगे के लिए ज़ाहिर है उस पर भी जो स्किल्ड लेबर का सवाल है इस पॉलिसी के अंदर भी उसको डिबेट किया गया है। और आपने तो वो सारा काम आपका होता है तो आपने उसको देखा भी है, एज ए मिनिस्ट्री आपके पास रही है। कहते हैं कि बहुत बड़ी जो है अभी पाकिस्तान को उस हवाले से 2.5 मिलियन जो है वो स्किल्ड लेबर चाहिए इस काम के लिए मजीद। अगर वो जो टेक्सटाइल पॉलिसी के अंदर जो गोल्स रखे गए हैं वो किस तरह होगा उस पर भी मैं बात करना चाहूँगा, लेकिन वक्फे के बाद नाज़रीन उठो था वक्फो वापस अच्छी प्रोग्राम के हकते हुए कर रह जाओ। वेलकम बैक नाज़रीन, अचत प्रोग्राम जे सिलसिले करते होता है गुफ्तगू कयूं था मुल्क जी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के हवाले सां जेका पाकिस्तान जे एक्सपोर्ट जो 54% कंट्रीब्यूट करे थी। ऐं जा स्टेटिस्टिक्स मूं तव्हांखे ॿुधाया त पाकिस्तान जी GDP जो 8 खां 9% जेको आहे उहो टेक्सटाइल सां लाॻापियल जेका सनत आहे उनजो कंट्रीब्यूशन हुजे थो। 40% जेको इंडस्ट्रियल लेबर आहे उहो बि टेक्सटाइल सेक्टर जेको आहे उहो कंट्रीब्यूट करे थो। ऐं उनखां अलावा जेको आहे पाकिस्तान दुनिया जो चौथों वॾो कॉटन प्रोड्यूसिंग कंट्री आहे ऐं उन सां गॾोगॾु टियों वॾो कॉटन कंज्यूमिंग कंट्री आहे, माना वधि में वधि कॉटन जिते कंज्यूम थिए थी। टेक्सटाइल पाकिस्तान जी एॾी वॾी टेक्सटाइल जी जेका पाकिस्तान जी जेको पोटेंशियल आहे पाकिस्तान दुनिया लेवल ते उहो छो नथो थी सघे। वक़फ़े ते वञण खां पहिरें मुंहिंजो इंतिहाई मुद्दबाना अंदाज़ में इहो सवाल हुयो
पंहिंजो डॉक्टर मिर्ज़ा इख़्तियार बेग साहब खां त आख़िर जेकॾहिं पाकिस्तान में कॉटन आहे त पोइ पाकिस्तान छो नथो दुनिया जो चौथों जेको आहे वॾो जेको आहे कॉटन जे ट्रेड जे हवाले सां टेक्सटाइल जे ट्रेड जे हवाले सां चौथों वॾो मुल्क बणिजी सघे। जी डॉक्टर साहब, चौथा मुल्क हम क्यों नहीं बन सकते जब हम चौथा नंबर कॉटन? देखिए, हमें टेक्सटाइल में कुछ ड्रॉबैक्स हैं जो इनहेरिट किए हमने, और अल्लाह करे वो जल्द से जल्द दूर हो जाए। मैंने भी बहुत कोशिश की, पिछली हुकूमतों में भी कोशिश की गई, लेकिन वो हमारे ड्रॉबैक हैं जिससे हमें वो यूनिट प्राइस नहीं मिल रही जो हम अपने प्रोडक्ट की ले सकते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि हम कॉटन कंटेमिनेशन फ्री कॉटन नहीं सप्लाई कर पाते अपने मिलों को। कंटेमिनेशन मीन्स आलूदगी उसमें शामिल सही है। हम इसके लिए कहते हैं कि जब उठाते हैं दुनिया के अंदर 10 सेंट पाकिस्तान की कॉटन के रेट कम किया जाता है, ग्रेडेशन नहीं होती उसकी। हाँ, जितने जापानी ट्रेडिंग हाउसेस थे वो पाकिस्तान को छोड़ गए, अब कोई नहीं ले रहा है। अब हांगकांग और मकाऊ को हम दे रहे हैं सस्ते दामों पे, क्योंकि उनकी गारंटी रिक्वायरमेंट नहीं है पट्टा फ्री। जापानियों की थी पट्टा फ्री। पट्टा फ्री क्या होता है कि आपके फैब्रिक में कोई पट्टा नहीं आएगा, कोई लकीर नहीं आएगी। लकीर ये होती है कि आपने खाना खाया और वहाँ पे पॉलीथीन फेंक दी। कॉटन जिनिंग फैक्ट्री की बात कर रहा हूँ। आपने बाल उसमें चले गए, आपने खाना खाया हड्डी उसमें चली गई। अब वो चीज़ें जब कॉटन में चली जाती हैं और कॉटन से यान बनता है तो यान के ऊपर वो कवर हो जाती हैं। उस यान से बना हुआ कपड़ा जब डाई करते हैं आप तो उस पर डाई एब्जॉर्ब नहीं होती, लिहाजा पूरा ब्लैक है और एक पट्टी सी पतली सी पट्टी आ रही है। ये वही कंटेमिनेशन है, तार, 2 तार जिसमें पॉलिस्टर है वगैरह। तो एक तो ये हमारे यहाँ नालत हमारी दूर नहीं हो सकी है। बड़ा एजुकेट किया, एक तरफ चीज़ें रखी कि जी खाना खा के थैलियों को उधर फेंकें, हड्डियों को वहाँ फेंकें, सर पे वो बांधें, बाल न गिरे, लेकिन ये कंटेमिनेशन फ्री कॉटन मिलों को सप्लाई नहीं हो सकी अभी तक। इसमें हुकूमत पूरी तरह नाकाम रहेगी। दूसरी चीज़ ये, हमारा इकोनॉमी ऑफ स्केल छोटा छोटा है। हमारी मिलों का जो साइज़ है वो छोटा से छोटा है। चाइना में, इंडिया में, इवन अब बांग्लादेश में जो यूनिट लग रहे हैं, एक तो कंपोजिट यूनिट लग रहे हैं। कंपोजिट उसको कहते हैं कि वहीं पे स्पिनिंग बना, वहीं पे कपड़ा बना, वहीं पे गारमेंट बना। सही है। इसको कंपोजिट यूनिट या वर्टिकल इंटीग्रेटेड यूनिट कहते हैं। उसमें ये होता है कि क्वालिटी कंट्रोल और एक फ्लो जो बनता है वो आपकी चीज़ों को डिले विले को रोकता है। क्वालिटी कंट्रोल में तो उसमें क्या वो भी हमारे यहाँ नहीं। हमारे यहाँ ज़्यादातर स्पिनिंग मिल है, वो सिर्फ स्पिनिंग मिल है। फिर जो कपड़ा बनता है वो सिर्फ फैब्रिक वाले मिले, उसे यान लेके तो फैब्रिक बनाते साथ लगा देना अपना। ऐसा नहीं होता। ये कंपोजिट यूनिट जो होते हैं वो मशीनों की प्रोडक्शन, आगे की खपत, हर एक चीज़ देख के वो बनाए जाते हैं, जिनको कंपोजिट यूनिट कहते हैं, जिनको इंटीग्रेटेड है। हमारे यहाँ गुल अहमद है, अलकरम है, निशात है, ये बड़े बड़े ग्रुप जो हैं इनके इंटीग्रेटेड कंपोजिट यूनिट हैं। लेकिन ज़्यादातर जो है यूनिट वो अपनी अपनी फील्ड के हैं। जो स्पिनिंग वाला है वो स्पिनिंग बना के यान दे देता है मार्केट में, यान वाला कपड़ा बनाने वाला कपड़ा बना देता है, वो आगे बेचता है वो गारमेंट्स बनाने वाला। तो ये नहीं है। ये 2-3 चीज़ें। और आखिरी चीज़ जो सबसे ज़रूरी है, मैं चाहूँगा आप ज़रा तवज्जो से इसको सुने, हमारी एफिशिएंसी वर्कर की बहुत कम है। मैं जब था एडवाइज़र तो गिरजी एक दुनिया की बहुत बड़ी कंसल्टेंट फर्म है, वॉलमार्ट, के मार्ट जैसे पेनी के ये एडवाइज़र हैं। उन्होंने मुझे एक रिपोर्ट बना के दी थी। एक मिसाल, उसमें सिर्फ एक पॉइंट बतलाऊंगा आपको कि हमारा ऑफ निडल टाइम, यानी लेबर सुई को देखने का जो, यानी निडल टाइम ये होता है कि जब आप सी रहे होते हैं तो आपकी निगाह सुई को देख रही होती है, मुसलसल देख रही होती है। जब आप उसको उठा के इधर देखेंगे उधर देखेंगे, ये ऑफ निडल टाइम हो गया। हमारा ऑफ निडल टाइम जो है चंद मिनटों का होता है, 4 मिनट 5 मिनट के बाद हम सीते सीते हम बात भी करते हैं, पीछे भी देखते हैं, कुछ हमारा ये माइंड सेटअप है। बांग्लादेश में ऑफ निडल टाइम जो है आधे घंटा 35 मिनट है, यानी वो 35 मिनट तक उनकी कंसंट्रेशन वहीं होती है। एफिशिएंसी अगर हम 1 घंटे में मिसाल के तौर पे 35 यूनिट बनाते हैं, वो 1 घंटे में 65 यूनिट बनाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये सब चीजें, ये स्किल्ड लेबर का मसला, जिस तरह मैंने वक्फे पे जाने से पहले कहा कि अभी भी कहा जाता है का जो टेक्सटाइल पॉलिसी दी है सरकार ने
कि 2.5 मिलियन के करीब जो है वो अभी जो मज़ीद स्किल्ड लेबर चाहिए होगा, जो जिसकी वजह से वो कह रहे हैं कि टेक्सटाइल की जो एक्सपोर्ट है उसको डबल कर देंगे, यानी $13 बिलियन से $26 बिलियन तक इन 5 सालों में ले जाएंगे, जो बहुत ही अपना ओवर एस्टिमेशन लग रही है। जी, जी। मुझे तो लग रही है, नहीं लग रही है, बिल्कुल लग रही है। ये बड़ा एम्बिशियस टारगेट है। हाँ। आप पहले तो कॉटन की प्रोडक्शन बढ़ाएं। कॉटन की प्रोडक्शन जब से मैंने होश खोला है, जब से मैं इस बिजनेस में आया हूँ टेक्सटाइल के, हमारे अपने टेक्सटाइल मिल है, 11, 12, 13 मिलियन, इस बार 15 मिलियन हो गई, उससे आगे नहीं बढ़ी है। इंडिया का मैंने बताया 18 से 36 मिलियन बेल्स हो गई। आप पहले तो कॉटन की प्रोडक्शन बढ़ाएं। उसके लिए बीटी कॉटन का आपने कहा था, बीटी कॉटन से हमने वो फायदा नहीं उठाए। सिंध के कोस्टल एरिया में बीटी कॉटन बड़ी कामयाब रही, क्योंकि बीटी कॉटन के अच्छे नताइज कोस्टल एरिया में लगाने से हासिल होते हैं। तो सिंध में आपने देखा कॉटन की प्रोडक्शन बढ़ी है। मैं बात कर रहा था अपना सिंध आबादगार बोर्ड के अपना रहनुमा थे महमूद नवाज शाह साहब, वो कह रहे थे कि बीटी कॉटन के अपना जो पर एकड़ यील्ड है वो हमसे बेहतर तो पंजाब में आ रही है। नहीं, सिंध में उसके स्टैटिस्टिक्स मैं बतला रहा हूँ। हाँ। सिंध की आपकी कॉटन प्रोडक्शन बढ़ी नहीं, बिल्कुल बढ़ी है। बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है कई सालों से सिंध में। तो रीजन ही यही है कि बीटी कॉटन कोस्टल एरिया में अच्छे नताइज देता है और यहाँ लगी और उसके नताइज मिले। लेकिन हमने अक्रॉस दी कंट्री इसको करना है। बलूचिस्तान में हमने कॉटन की कल्टीवेशन बढ़ानी है, जब जाके आप 18, 19, 20 मिलियन बेल्स पे आएंगे। 1 मिलियन बेल फयाज अगर बेचे तो $1 बिलियन है। तो अगर 1 मिलियन बेल आपकी ज्यादा पैदा हो गई तो आपका $1 बिलियन, अगर 5 मिलियन बेल आपके बढ़ गई, कैरी लूगर की जरूरत नहीं पड़ेगी, IMF की भी जरूरत नहीं पड़ी। बड़ी मेहरबानी डॉक्टर साहब, आपने मैं ज्वाइन किया। नाज़रीन, गुफ्तगू तामुदी टेक्सटाइल सेक्टर ते जो कि असां गुफ्तगू पंहिंजी फोकस कई। डॉक्टर मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब ज़ाहिर टेक्सटाइल इंडस्ट्री जा पुराना उन्हनि जी पंहिंजो उन सां वाबस्तगी भी आहे, वज़ीर आज़म जा सलाहकार भी रहिया आहिनि। मुख़्तलिफ़ जेके इशूज़ आहिनि, ख़ासि तरह जेका नई टेक्सटाइल पॉलिसी हुकूमत ॾिनी आहे उन ते हवाले सां गुफ्तगू थी। ओवर एम्बिशियस टारगेट रखिया विया आहिनि। बहरहाल उम्मीद कजे थी जेकॾहिं हुकूमत इन्हनि खे टारगेट खे अचीव करण लाइ के सीरियस एफर्ट वठे थी तो शायद कुछ बेहतरी बहरहाल अची सके थी। उम्मीद कजे थी शायद बेहतरी ॾे हुकूमत जा इनिशिएटिव खणी वेंदा। जेकॾहिं टेक्सटाइल पंहिंजे इंडस्ट्री खे को हिकिड़ो बूम मिलियो तो पाकिस्तान जो एक्सपोर्ट वधंदा है, पाकिस्तान के अंदर मज़दूर के भी वधीक जेको आहे उहो मिलंदो, छाकाणि त 40% ऑफ द जेको इंडस्ट्रियल लेबर आहे उहो टेक्सटाइल इंडस्ट्री प्रोड्यूस। प्रोग्राम जो वक़्तु पूरो थिए थो। पंहिंजो मेज़बान फयाज़ नशकीन इजाज़त सदाई।